बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज के टॉपिक है किरचॉफ फर्स्ट रूल्स। जब किसी आप सर्किट को सॉल्व करते हैं उसके लिए हमने पहले पढ़ा कि अगर रजिस्टर सीरीज़ में है, पैरेलल में है, तो उन्हें हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सर्किट की सॉल्यूशन निकालने के लिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम सिंपल सीरीज़ पैरेलल से काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई कम्प्लेक्स नेटवर्क हो, कुछ रजिस्टर्स हों और कुछ बैटरीज़ हों, वहाँ पर फिर किरचॉफ रूल अप्लाई किए जाते हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। दो रूल्स हैं। फर्स्ट है किरचॉफ फर्स्ट रूल के नाम से, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इट इज़ सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ज़ीरो। किसी पॉइंट पर मिलने वाले तमाम करंट का सम ज़ीरो होता है। किसी एक पॉइंट पर अगर डिफरेंट ब्रांच से करंट आ रहा है तो उस पॉइंट पर टोटल करंट ज़ीरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, कुछ यहाँ पर है। ये चार डिफरेंट रजिस्टर हैं, इनमें करंट की वैल्यू है I1, I2, I3 और I4। ये वो P पॉइंट है जिस पर सम ऑफ ऑल द करंट ज़ीरो होगा। तो डिफरेंट ब्रांचेस से अगर करंट किसी एक P पॉइंट पे जॉइन कर रहा है तो किरचॉफ फर्स्ट रूल के मुताबिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। एक बात का ख्याल रखना होता है, करंट मूविंग टुवर्ड दैट पॉइंट इज़ टेकन पॉजिटिव एंड current moving away from that point is taken negative. Minus I3 minus I4 that should be equal to 0. तो हम कहते हैं sum of all the current meeting at the point is 0. Positive current कौन सा होगा? When it is moving toward that particular point. और negative current किसे लेंगे? When it is moving away from that point. So I1 plus I2 is equal to I3 plus I4। यूँ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? करंट मूविंग टुवर्ड ए पॉइंट, और इसका मतलब है करंट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। गोया ये भी स्टेटमेंट है किरचॉफ फर्स्ट रूल की कि जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ जाता है उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट किरचॉफ फर्स्ट रूल की हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज़ ज़ीरो, और सेकंड पॉइंट है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड ए पॉइंट इज़ इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। इसी तरह किरचॉफ सेकंड रूल है फर्स्ट करें, हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें कुछ रजिस्टर्स हैं और कुछ बैटरीज भी हैं। ये बैटरी E1 है, ये रजिस्टर R1, ये बैटरी E2, ये रजिस्टर R2। अब इसमें रजिस्टर भी है और कुछ बैटरीज भी है, सोर्स ऑफ EMF भी है। फर्ज करें E1 का पोटेंशियल बड़ा है E2 से, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है
वो हमेशा बड़ी बैटरी की वजह से होती है। तो फर्ज करें करंट ऐसे फ़्लो कर रहा है, बड़ी बैटरी की वजह से करंट होगा, करंट की डायरेक्शन बड़ी बैटरी के मुताबिक होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो ये बैटरीज़ आपस में पैरेलल हैं। बैटरी का भी सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन होता है। अगर बैटरीज़ ऐसे जुड़ी हैं तो इसे हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं, और अगर बैटरी ऐसे जुड़ी हों तो इसे हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। अगर ये 3 वोल्ट है और ये 9 वोल्ट है तो सीरीज़ में टोटल 12 वोल्ट सिंपल जमा करते हैं। लेकिन अगर ये 3 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, पैरेलल है, पैरेलल में प्लस की बजाय माइनस करते हैं। अब नेट वोल्टेज कितनी होगी? 6 वोल्ट। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में ऐड करते हैं जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों आपस में बैटरीज़ पैरेलल हैं। करंट की डायरेक्शन बड़ी बैटरी की डायरेक्शन में होती है। फर्स्ट करें आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज लेट प्लस डेल्टा क्यू चार्ज आर फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट चार्ज का फ्लो है, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं? प्लस डेल्टा क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करते हैं। जो किरचॉफ सेकेंड रूल है, इट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस इज इक्वल टू 0। चलिए पहले किरचॉफ सेकेंड रूल को डिफाइन कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस around closed path is 0. Sum of all the voltage changes around closed path is 0. किसी भी closed path के around sum of all the voltage changes 0 है। ये स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकेंड रूल की। इसे हमने प्रूव करना है। Because Kirchhoff's second rule is based on law of conservation of energy. ये प्लस डेल्टा क्यू चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। जब ये मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव एंड की तरफ धक्का देने के लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करती है बैटरी? हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि ये वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। वर्क की वैल्यू क्या होगी? चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। गोया बैटरी ने जो काम किया चार्ज पार्टिकल पे, उन्हें धक्का देने के लिए पॉजिटिव की तरफ, वो ये है। और बैटरी जो काम करती है वो उन चार्जेस की एनर्जी को बढ़ा देगा। लिहाजा ये चेंज पॉजिटिव है जिसकी वैल्यू है डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई E1। ठीक है, इतने एनर्जी में इजाफा हुआ चार्ज पार्टिकल की। ये एनर्जी पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की बढ़ गई व्हेन इट मूव फ्रॉम बैटरी E1। ठीक, अब देखते हैं उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ा जब वो R1 में आई। एनर्जी का फार्मूला वही है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। एक तो रेजिस्टर में पावर हमेशा डेसिपेट होती है, एनर्जी में कमी आती है, पावर में डेसिपेशन होती है। फिर करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस हो तो एनर्जी नेगेटिव साइन में होती है, अदरवाइज़ पॉजिटिव साइन में होती है। तो यहाँ एनर्जी को हम नेगेटिव लेंगे। फार्मूला क्या है? चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। चार्ज वही डेल्टा क्यू है और पोटेंशियल R1 में कितना होगा? अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू IR1। तो ये एनर्जी है जो पहले रेजिस्टर में कम हुई, माइनस IR1 मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू। ये मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डील कर रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल जब सर्किट में मूव कर रहे हैं
कहाँ उनकी एनर्जी बढ़ी है, कहाँ उनकी एनर्जी में कमी आई है। आगे और बैटरी आ गई। बैटरी, इसमें चार्ज ने कहाँ मूव करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज हैं, इन्हें धक्का देने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मगर बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी में कमी आएगी। लिहाजा यहाँ भी एनर्जी में नेगेटिव चेंज है। और एनर्जी का फार्मूला क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। चार्ज वही डेल्टा क्यू है, यहाँ पोटेंशियल है E2। तो एनर्जी का फार्मूला वर्क के बराबर चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। पहली बैटरी में चार्ज पोटेंशियल, दूसरी में पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, तीसरी बैटरी में भी चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। आगे एक और रजिस्टर है, रजिस्टर में नेगेटिव है, इसमें वोल्टेज कितनी है IR2 और चार्ज वही है डेल्टा क्यू। तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, sum of all the energy changes should be equal to 0। एनर्जी चेंजेस का सम ज़ीरो होता है। अगर एक फॉर्म में इजाफा हो गया तो दूसरी फॉर्म में कमी होती है, नेट चेंज ज़ीरो होती है। एनर्जी कांस्टेंट तभी रहती है जब चेंज ना हो, नेट चेंज ज़ीरो हो। अगर एक फॉर्म में इजाफा हो रहा है, दूसरी में कमी होनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है फॉर ए सर्किट। अगर इस इक्वेशन को डेल्टा क्यू पे डिवाइड कर लें, वी विल गेट E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस अराउंड क्लोज पाथ इज 0। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किरचॉफ सेकेंड रूल की है और इसे हमने कहाँ से लिया, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिया। सो दिस इज़ आल्सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ समझ आई? तो आपको पहले एनर्जी की इक्वेशन बतानी है सर्किट की और फिर पोटेंशियल की इक्वेशन बतानी है। तो ये दो रूल इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी सर्किट एनालिसिस में हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। यानी देखिएगा, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।